नमस्कार दोस्तों, अब कुछ ही समय में ईरान और चीन भारत की वजह से बहुत बुरी तरीके से परेशान होने वाले हैं, क्योंकि चाइना ने कई बार अपने पुराने नक्शों को दिखा दिखाकर भारत की भूमि को अपना बताने का दावा किया। यहां तक कि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान अभी हाल फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद करके बैठा है, जिसकी वजह से भारत में पेट्रोल को लेकर बहुत ज्यादा किल्लत बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल सबको लेकर। तो उन सभी चीजों का एक नए प्रकार का सॉल्यूशन निकाला गया है। साथ ही जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर को लेकर कोरोना के समय में एक बहुत बड़ी दिक्कत भारत में देखने को मिली थी, अब उसको लेकर भी एक परमानेंट समाधान निकाला गया है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से चीन को अब भारत परेशान कर सकता है, और यहां तक कि ईरान अब भारत को सामने से होकर बोल रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से और किसी देश के जहाज निकले ना निकले, हम भारत के जहाज जरूर से निकलने देंगे। तो ऐसा क्या कर दिया है भारत ने, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अगर हम इस तरफ चले तो भारत के ठीक इस तरफ आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक देश जिसका नाम है यूएई। अभी हाल ही में पीएम मोदी यहाँ पर एक आधिकारिक यात्रा करते हैं। यात्रा क्यों की जाती है? क्योंकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। संकट किस वजह से आया है? ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, और ईरान के ठीक इस तरफ अगर हम चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट। यहीं पर दुनिया भर के कई सारे देशों के जहाज वर्तमान में फंसे पड़े हैं, जिसमें अमेरिका और नेतन्याहू लगातार धमकी दे रहे हैं कि हम तो यहाँ पर युद्ध छेड़ने वाले हैं। कभी बोल रहे हैं कि ईरान के साथ में बातचीत चल रही है। अब ये हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से भारत में यहाँ गुजरात वाले तट में और मुंबई वाले तट में जितना भी माल पहुंच रहा था, यानी कि गैस पहुंच रहा था, ऑयल पहुंच रहा था, जितने भी खाने पीने की चीजें हो गई हैं या फिर दूसरा व्यापार जो भी हो रहा था, वो पूरी तरीके से यहाँ से ठप हो गया है। अगर हम यहाँ पर केवल गैस और ऑयल की बात करें तो वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर जा रहा था, क्योंकि हम कतर से भी लेते हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब से भी खरीदते हैं। तो सारे देशों के अंदर जहां जहां तेल निकल रहा है वो सारा तेल यहाँ इकट्ठा होकर यहीं से होते हुए निकल कर जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि जब यहाँ से सारी चीजें इकट्ठी होकर इस वाले इलाके से निकलती हैं तो ये इलाका जो है हॉर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरीके से बंद हो गया है। इसके लिए भारत को नेक्स्ट ऑप्शन चाहिए था, और भारत जो है अब ईरान की तरफ ना देखते हुए कहाँ पहुंच गया है? ये पहुंच गया है यूएई की तरफ। कहाँ पर पहुंचा? ये रहा यूएई की तरफ पहुंच गया। अब भारत और यूएई के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है। इस डील के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अब हमें अगर तेल की जरूरत होगी तो हम हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि हमें तेल के लिए क्या करना पड़ेगा? तेल के लिए सीधे तरीके से यहां से लेकर यहां तक, यानी यूएई और भारत के बीच में एक पूरी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यानी फ्यूचर में भले ही इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर अकेला कौन आकर बैठा हो, नया सुप्रीम लीडर आकर बैठा हो, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यूएई क्या करेगा? इन सभी देशों का तेल जो है अपने यहां मंगवाएगा, और यूएई ओमान की खाड़ी से होते हुए सीधा भारत के गुजरात और मुंबई वाले तट वाले क्षेत्र तक जुड़ेगा, और यहां इन पाइप के अंदर क्या आने वाला है? तेल आने वाला है, जिसके काम को लेकर अभी हाल ही में डील हो चुकी है, और आने वाले 2027 तक इसका काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी अब हमें किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा, खास करके तेल को लेकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तेल भारत के अंदर पैदा नहीं होता है। भारत कम से कम 80% तेल जो है दूसरे देशों से आयात करता है, जिसमें रशिया, अमेरिका भी शामिल है, ईरान भी शामिल है और कई सारे देश भी शामिल है। अब यूएई बोल रहा है कि भाई साहब, हम यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पर ये तेल आपके यहाँ पे भी आएगा, तो आपके यहाँ आप कहाँ इकट्ठा करोगे और कितनी मात्रा में इकट्ठा करना चाह रहे हो? तो कितनी मात्रा में तेल इकट्ठा होगा? पूरा 30 मिलियन बैरल तेल जो है यहाँ पर इकट्ठा होने वाला है। यानी एक बैरल की हम बात करें तो 159 लीटर होता है, और ये तेल कितना स्टोरेज होगा भारत के अंदर? तो ये होगा 30 मिलियन, माफ कीजिएगा, 30 मिलियन बैरल जो है यहाँ पर तेल इकट्ठा होने वाला है। और इसके लिए काम करने वाली है यूएई की एक कंपनी जिसका नाम है ADNOC। ये कंपनी भारत के अंदर आकर वर्क करने वाली है। अच्छा, ये तेल स्टोरेज कहाँ जाएगा? तो ये गुजरात और मुंबई वाले तट से होते हुए ये कहाँ जाएगा? तो भारत में ही एक रास्ता बनेगा जिसमें विशाखापट्टनम तक पहुंचेगा। सीधा पाइपलाइन भी हो सकते हैं या फिर सड़क माध्यम से
ट्रकों के अंदर, मतलब जो कंटेनर होते हैं उनमें भी जा सकता है। तो विशाखापट्टनम में ये तेल स्टोरेज होगा, उड़ीसा के अंदर होगा और एक मंगलूर के अंदर जो है ये तेल इकट्ठा होगा। और ये तेल इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? अभी जैसा समय वापस आ सकता है। आप सभी जानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और अगर लंबे टाइम तक एक युद्ध शुरू हो जाता है या फिर इन फ्यूचर में भी वापस युद्ध होता है और मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस एक बार फिर से देखने को मिलता है, तो संकट के समय काम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई तनाव हुआ तो उस समय भी ये काम आने वाला है। और यूएई क्या करेगा? यहाँ पर कई सारे तेल का स्टोरेज करने वाला है। वैसे भी यूएई हमारी बड़ी मदद करता है। पहले से ही 40% एलपीजी कहाँ से आती है? यूएई से आने वाली है। ये आपको यूएई के तेल भंडारण आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्टोरेज, जो कि इसी प्रकार के स्टोरेज अब आपको कुछ समय में भारत के अंदर भी दिखाई देने वाले हैं। तो यूएई का तो आपको समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से ईरान को जैसे इसके बारे में पता चला कि अब भारत यूएई के साथ मिल गया है और यहाँ से पाइपलाइन बिछाते हुए लेकर जा रहा है, तो आगे क्या हो सकता है। तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। दूसरी बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान पहले से ही लोगों को परेशान कर रहा था। यूएई के साथ में बातचीत करने पर ईरान सीधे तरीके से भारत के साथ में सामने निकल कर आया और बोल रहा है हम आपके जहाज निकलने देंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर यूएई ने इस पाइप को बना दिया और सारे के सारे मिडिल ईस्ट के देश उसके साथ जुड़ गए तो फिर हॉर्मुज स्ट्रेट किसी काम का नहीं है। आज हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से सब देशों के ऊपर दबदबा बनाकर रखता है, इसलिए ईरान लाइन पे आ रहा है। दूसरी बात करते हैं नीदरलैंड को लेकर। नीदरलैंड को लेकर चाइना बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में नीदरलैंड के साथ में भी भारत ने एक बहुत बड़ी डील करी है, और यह डील एक प्रकार की नहीं बल्कि दो प्रकार की साबित हो रही है। दो प्रकार की कैसी है? पहली जानिए आप सेमीकंडक्टर और दूसरी है इतिहास। पहले इतिहास के बारे में सुनो, क्योंकि चाइना को सबक सिखाने का यह बहुत ही आसान तरीका है। यह आपको दिखाई दे रही है चोल साम्राज्य की ताम्र प्लेटेट्स है। ये ताम प्रशस्ति हम बोल सकते हैं, पर ये ऐसी प्लेटेट्स हैं जिसके ऊपर चोल साम्राज्य ने क्या क्या मतलब पूरे भारत में विस्तार किया था, भारत ने कहाँ कहाँ व्यापार किया, भारत की नौसेना कितनी बड़ी थी, यानी उस समय का 1000 साल पुराना पूरा इतिहास इसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें टोटल प्लेटें लगी हुई है 21 बड़ी प्लेटें और 3 छोटी प्लेटें लगी हुई है, जिसके ऊपर भारत का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। इन प्लेटों को भारत के अंदर जब डच आए थे, आज से 300 साल पहले जब भारत के अंदर डच आए थे, तो डच नागपट्टनम से इसे कहां लेकर चले गए? नीदरलैंड चले गए। और अभी हाल ही में पीएम मोदी की नीदरलैंड के अंदर एक यात्रा हुई थी, उस दौरान इस इतिहास की धरोहर को वापस लौटा दिया गया। अब मैं आपको बोल रही हूं कि ये आने की वजह से चाइना बड़ा परेशान हो रहा होगा। अच्छा, चाइना कैसे परेशान हो रहा है? पहला तो भारत ये बता रहा है कि हम सबसे बड़े व्यापारी रहे हैं, इस मलक्का स्ट्रेट से हम तुम्हारे साथ में बड़ा व्यापार किया करते थे, पहली बात। दूसरी बात आप जरा सुनो, शी जिनपिंग ने अभी कुछ समय पहले यह कहा था कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा नहीं है, जो कि उसने जबरदस्ती हमसे छीना था। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, वो दक्षिणी तिब्बत है। और ये देखो, ये हमारे पुराने नक्शे में लिखा हुआ है, यानी तिब्बत का यह पुराना नक्शा बताता है, चाइना का यह पुराना नक्शा बताता है। पता नहीं वो पुराना है या नहीं, नए प्रकार का बनाया गया हो। ये पुरानी ऐतिहासिक चीजों को ढूंढ ढूंढ कर लाता है और उसके अंदर लाकर दिखाता है कि देखो ये वाला इलाका हमारा है। ये केवल भारत को लेकर नहीं बोलता है। चाइना की सीमा दुनिया के 14 देशों के साथ में साझा होती है, उनमें से 7 देश इससे बुरी तरीके से परेशान हैं और 7 देशों के किसी न किसी हिस्से को ये अपने मैप में दिखाता रहता है। तो चाइना क्या बोलता है कि भाई साहब ये वाला इलाका हमारा है, ये वाला इलाका भी हमारा है। इसीलिए इसने अभी हाल ही में कुछ महीने पहले नक्शा जारी किया था, जिसमें इसने कहा था अक्साई चीन हमने भारत से छीना नहीं है, बल्कि ये हमारा ही इलाका है, जहां हमने 176 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी थी। रही बात अरुणाचल प्रदेश की, वो भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर देश के कोई प्रधानमंत्री भी जाकर विजिट कर लेना तो इनके पेट में बड़ा दर्द होता है कि हिस्सा हमारा है, इसमें कैसे आ गए। तो ये क्या करता है, पुराने नक्शे जारी करता है और भारत के पास में ऐसी ही पुरानी चीजें एक बार फिर से लौट कर आ रही हैं, जिसके अंदर भारत ये भी दिखा सकता है कि जिस तिब्बत के ऊपर तुमने कब्जा कर रखा है वो भी 1950 से पहले एक देश हुआ करता था, यानी तुम्हारे साथ तो सीमा साझा हो ही नहीं रही है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि वो सारी चीजें यहाँ लौट कर आई हैं, जिसमें हम चाइना को ये बात भी साबित कर पाएंगे कि देखो भारत का विस्तार कहाँ तक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा, चाइना के पेट में इसलिए दर्द हो सकता है क्योंकि सेमीकंडक्टर को लेकर भी बातें नई प्रकार की निकल के आई है। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ में होता है, ये आप जरा सुनिए।
इससे पहले आप जरा यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड में अगर हम सबसे पहले बात करें कि सेमीकंडक्टर हम कहाँ से खरीदते हैं, सेमीकंडक्टर भारत मंगवाता है चाइना से, भारत मंगवाता है ताइवान से, भारत मंगवाता है साउथ कोरिया से, भारत मंगवाता है मलेशिया और यहाँ तक कि इंडोनेशिया से। अच्छा, सेमीकंडक्टर का उपयोग होता कहाँ है? सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कारें जो बन रही हैं आजकल, उसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप की बहुत आवश्यकता है। दूसरी, इस प्रकार से दिखाई देता है सेमीकंडक्टर चिप। दूसरा, अगर हमें किसी प्रकार की एआई से रिलेटेड कोई चीजें बनानी है ना, रोबोट वगैरह भी बन रहे हैं, उसमें भी जरूरत होती है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो बन रहे हैं उसमें, मोबाइल वगैरह बन रहा है उसमें, यहाँ तक कि मिसाइलों की अगर हम बात करें तो मिसाइलों में भी इस सेमीकंडक्टर का उपयोग बहुत होता है। अब तक ये सेमीकंडक्टर भारत में नहीं बन रहा था क्योंकि भारतीयों के पास में इसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इसी वजह से ये सेमीकंडक्टर हमें दक्षिण कोरिया से भी मंगवाना पड़ रहा है, ताइवान से भी, चाइना से भी, मलेशिया, इंडोनेशिया, कई सारे देशों से हमें आयात करना पड़ रहा था। पर अभी हाल ही में जैसे ही यहाँ पर पीएम मोदी ने क्या किया था, आधिकारिक यात्रा करी थी, और आधिकारिक यात्रा करने के बाद में अब ये सेमीकंडक्टर जो है हम कहाँ से लेने वाले हैं, एक दूसरे ही देश से हम लेने वाले हैं। अब ये लेने की जरूरत कहाँ पड़ गई? जब हम इतने सारे देशों से ले रहे थे तो ये सेमीकंडक्टर हम भारत में क्यों लेके आ रहे हैं और भारत में क्यों बना रहे हैं? उसके पीछे की वजह यह है कि जब सेमीकंडक्टर हम सबसे ज़्यादा मात्रा में चाइना और ताइवान से खरीद रहे थे, इसी दौरान जब कोरोना आया था, आप सभी को याद होगा कोरोना काल बड़ा ही संकट की घड़ी थी। जब कोरोना समय आया था तो उस समय चाइना और ताइवान के बीच में एक बहुत बड़ा तनाव बढ़ा था। इन दोनों के तनाव के चक्कर में इन्होंने भारत को तनाव दे दिया और भारत में आने वाली सेमीकंडक्टर चिप वहीं रुक गई। जब वो सेमीकंडक्टर चिप वहीं रुकी तो भारत में कार की जो फैक्ट्रियां थी वो पूरी तरीके से शट डाउन हो गई थी। इसके साथ ही अगर मोबाइल की हम बात करें, जो मोबाइल भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे थे वो भी पूरी तरीके से रुक गए। कंप्यूटर जो बन रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा था, और इसी वजह से जो है अब क्या हो रहा है, हम इन सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं, अब भारत के अंदर ही बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? भारत के अंदर ही यहाँ पर बनाने वाले हैं, जिसमें भारत में कहाँ कहाँ बनेगा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर, दूसरा असम के अंदर और तीसरा गुजरात के अंदर। तो अब ये सेमीकंडक्टर चिप जो है हमें नहीं खरीदना पड़ेगा, बल्कि भारत के अंदर ही बनेगी, और ASML कंपनी जो है यहाँ पर क्या करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? नीदरलैंड के साथ में समझौता करके लिया है, जिससे अब चाइना, ताइवान या किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा, खास करके सेमीकंडक्टर चिप को लेकर, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप अब भारत में ही बनने वाला है, हमें किसी और से नहीं लेना होगा। तो मिसाइलें बहुत आसानी से बनने वाली है। तीसरी बात कर लेते हैं हम स्वीडन को लेकर। अच्छा, अगर स्वीडन के लोगों से ये पूछा जाए कि भारत के लोगों को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो स्वीडन के लोगों का कहना है कि भारत एक सस्ती मजदूरी वाला देश है। आप समझ सकते हैं कि भारत की छवि किस प्रकार से यहाँ पर साबित की गई है कि भारत एक सस्ती मजदूरी वाला देश है, और हम चाहे भले एक छोटा सा देश है, कौन बोलता है? स्वीडन। हम चाहे एक छोटा सा देश है पर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। भारत हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, केवल उसने जनसंख्या बढ़ाई है और किसी पर वर्क नहीं किया है। तो जब अभी हाल ही में यहाँ पे भी पीएम मोदी की एक विजिट हुई थी, उसी दौरान स्वीडन के अंदर ये जाते हैं और वहाँ एक समझौता होता है जिसमें ग्रीन एनर्जी लाए। ग्रीन एनर्जी क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और एक आता है क्लीन एनर्जी, बहुत साफ सुथरी वाली एनर्जी। ये क्या है, आप जरा आसान भाषा में समझो। अगर हमें किसी प्रकार से बिजली बनाना है ना, तो बिजली में किसका उपयोग होगा? कोयले का उपयोग होगा ना, कोयले का उपयोग होगा, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रदूषण होगा ना, वातावरण प्रदूषित होगा ना। अगर वही हम बात करें तो बहुत ही क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात करें तो बिजली के लिए हम सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। क्या प्रदूषण होगा उससे? किसी प्रकार का नहीं होगा। दूसरा, कार की बात कर लेते हैं। अगर आपको मार्केट निकलना है, अगर आप पेट्रोल डीजल वाली कार लेके जा रहे हो तो धुआं करेगी, प्रदूषण होगा। यहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कारों को लेकर जा रहे हैं तो क्या धुआं होगा? नहीं होगा। यही सारी चीजें कहाँ हैं? स्वीडन के अंदर हैं। तो स्वीडन इसी प्रकार की कई चीजें भारत को सौंप रहा है, जिससे भारत में जो पुरानी फैक्ट्रीज हैं वो लगातार अब धीरे धीरे होती क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और नई प्रकार की चीजें भारत के अंदर बनना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एआई मशीनें भारत के अंदर आने वाली हैं, और नए आधुनिक प्रकार के सोलर पैनल जो हैं भारत के अंदर आने वाले हैं।
इसके अलावा नार्वे से क्या लिया है, नार्वे से लिया है विंड लिए हैं नए प्रकार की, जो पवन चक्की आपको दिखाई दे रही हैं जो कि समुद्र के किनारे लगने वाली हैं, यानी नए नए प्रकार की एनर्जी यहाँ आने वाली है। नार्वे दुनिया का एक ऐसा देश है कि वर्ल्ड पूरा का पूरा 5G पर डिपेंड है, 5G चल रहा है और नार्वे अभी 6G के ऊपर वर्क कर रहा है और कुछ ही समय में 6G ये लॉन्च भी कर देगा। भाई देख लो किस प्रकार से इसकी एक्टिविटी आगे बढ़ रही है, जिससे लेकर अभी हाल ही में बातचीत हो गई है और भारत के अंदर नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी आने वाली है, यानी कि भविष्य पूरा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। क्योंकि आज के युद्ध केवल और केवल हथियार वाले नहीं हैं, आज के युद्ध टेक्नोलॉजी के आधार पर भी लड़े जाते हैं। अगर किसी देश के पास में अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो बहुत आगे रहता है। इजराइल को ले लो आप, इजराइल एक छोटा सा देश है पर उसके पास में हर प्रकार की चीजें मौजूद हैं, नए प्रकार की टेक्नोलॉजी मौजूद है और इसी वजह से ये आगे है। और इस यात्रा को तो कोई नहीं भूल सकता, हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम, आप सभी ने सुना ही होगा। तो ये जो मेलोडी टीम की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में इटली में भी जो आधिकारिक यात्रा हुई थी उसमें भी एक समझौता हुआ है। मैंने सोचा कि अलग अलग समझौते को समझाकर एक ही साथ में सारे समझौते आपको समझा दिए जाए, ताकि आपको पता चले कि भारत में किस प्रकार की चीज़ें अब नई आ रही हैं और नई चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। इटली की बात करें तो अब भारत के अंदर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर होंगे, जिसे लेकर चर्चा हुई है, डील हुई है। इसके अलावा मेक इन इंडिया डिफेंस, आप सभी जानते हैं ना कि भारत बोलता है कि अगर हमें किसी देश के साथ में युद्ध लड़ना है तो हम किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, खास करके हथियारों को लेकर। इसलिए भारत के अंदर हम हथियार बनाएंगे, तो भारत में हथियारों को लेकर यहाँ पर डील हुई है। भारत के नेवल सिस्टम में और भी आधुनिक प्रकार की चीज़ें दिखाई देने वाली हैं और इंडियन आर्मी के हाथों में जो नए प्रकार के वेपन्स आने वाले हैं, और वो कहाँ से डील हुई है, तो वो हुई है जॉर्जिया मेलोनी के यहाँ पे डील। तो ये बोल रही हैं कि भाई साहब भारत की डिफेंस को मजबूत बनाने में हम किसके साथ हैं, हम भारतीयों के साथ में हैं। बाकी आप जो भी सोचते हैं इन सारी डीलों को लेकर और किस प्रकार से चीज़ें आपको सही समझ में आई हैं, क्या आपको चाइना ताइवान वाली चीज़ें समझ में आई हैं, या फिर ईरान ने जो किया है और फिर यूएई के साथ में जो अभी हाल ही में बैठक हुई है और जिस प्रकार से तेल भारत के अंदर आने वाला है, सब चीज़ों को लेकर आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ख़ास करके मेलोडी टीम के लिए कुछ लाइन हो जाए तो जरूर से लिखेगा। और हाँ, अभी जेनेटिव एआई को लेकर 26% डिस्काउंट चल रहा है, तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। नारी 100 का कोड आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।